तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि केस स्टडी ज़रूरी क्यों है। देखो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे हमने अपना सबसे पहले मॉड्यूल में बात किया था, जो पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस। सो हमने वहाँ पे बताया था कि कुछ कंपनीज के लिए केस स्टडीज मस्ट होती हैं। इसमें आपका बिग फोर आ जाता है एंड कुछ बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं। तो जेड एस डेलॉयट, कभी कभी IQVIA बहुत रेयर चांसेस में करा देता है, बट EY, डलस, बेन एंड कंपनी, मैकेंजी, BCG, एसेंचर, ये सब, KPMG, PwC, ये सब वो कंपनीज है जहाँ पर आपको जाने के लिए केस स्टडी रिक्वायर होती है। एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पर जाने के लिए केस स्टडीज आजकल हर कोई कंपनी कंडक्ट कराती है, क्योंकि वो डिफाइन करते हैं कि हाउ यू थिंक स्ट्रेटेजिकली, आप प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं एंड वट इज अ सॉल्यूशन टू केस स्टडीज। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ मैं कि केस स्टडीज में कभी भी आपका जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही निकले। अगर मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूँ, टेल मी द नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट नंबर याद होना चाहिए, बट यू शुड बी क्लियर इन योर अप्रोच कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो। सो ये एक हम बेसिक प्रिंसिपल रखेंगे अपने केस स्टडीज को सॉल्व करने का ला, कि यू हैव टू थिंक इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। अगर मैं आपको आज पूछ रहा हूँ कि ठीक है, मुझे दिल्ली से आगरा जाने के लिए बताओ कि क्या करना है, सो आप मेरे को बताओगे ओके लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दिल्ली से कौन सा हाईवे जाता है हमारा आगरा की तरफ। ठीक है, तो आप दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करोगे, फिर आप टोल टैक्स पे करोगे, देन आप यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ोगे एंड देन आप आगरा में रीच करोगे। आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि अच्छा दिल्ली से आगरा जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे राजस्थान, राजस्थान से MP, MP से हम फिर यूपी चले जाएंगे और यूपी में कहीं घूम फिर के फिर हम आगरा आएंगे। ऐसे नहीं करना है। तो ये डिफरेंस होता है, प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है, उनका एक वे होता है अप्रोच करने का। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो फुल स्क्रीन कर देते हैं। सो व्हाट इज अ केस स्टडी। केस स्टडी होता क्या है, एन इन डेप्थ रियल वर्ल्ड एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन, पर्सन, प्लेस और कंपनी। लेमन लैंग्वेज में केस स्टडी में तुम क्या करते हो कि यू हैव टू फाइंड आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। डब्लू डब्लू वाले जो वर्ड होते हैं ना, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, सो यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ केस स्टडी। कि कोई चीज हुई, कोई इंसिडेंस हुआ या फिर कोई सिचुएशन है, हाउ इट हैपन, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, यहाँ से आप कहाँ जाओगे। सो बहुत सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में केस स्टडी इज जस्ट एन प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फाइंड आंसर टू दैट प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केस स्टडीज की। अगर टाइप्स ऑफ केस स्टडीज की हम बात करें, सो मल्टीपल टाइप की केस स्टडीज होती हैं, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, सोशल एंड बिजनेस। पॉलिटिकल, मान लो कि अभी इंडिया में BJP विन कर रही है, तो क्यों कर रही है, अमेरिका में देखना तो रिपब्लिकन्स क्यों लूज कर रहे हैं इलेक्शंस अमेरिका में। इंडिविजुअल केस स्टडीज भी होती हैं, सपोज कि विराट कोहली को कौन सी बैटिंग स्ट्रेटेजी ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया। देन सोशल हो सकती हैं कि इफ़ यू आर रनिंग अ पोवर्टी प्रोग्राम, देन how that poverty program supported rural households, जिनके लिए the program was meant to be. Then business होता है, what is Tesla future strategy to outperform its competitors। किसी भी कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस वाले में सबके सब आपका बिजनेस वाले की स्टडीज बताएंगी, पॉलिटिकल में रिलेटेड टू गवर्नमेंट, इंडिविजुअल में कुछ इंडिविजुअल केस टू केस, एंड सोशल में ऑल ऑफ थिंग्स दैट यू डील विद इन योर सोशल लाइफ। अब इनमें देखो हमने क्या हाईलाइट किया हुआ है, वाई, विच, हाउ एंड व्हाट। कैसी भी केस स्टडी हो, ऑलवेज फोकस ऑन दीज फोर और फाइव थिंग्स, W and H, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट, हाउ मच। ठीक है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस वाली केस स्टडीज, क्योंकि हमें यही सॉल्व करनी है कंपनी में। अब किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हमारे बेसिकली तीन प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ हाउ बिजनेस रन्स। सेकंड है उसको अप्रोच करना, एंड थर्ड है कंक्लूजन्स पे अराइव करना। थोड़ा डिटेल में जाएं तो फर्स्ट वाले में क्या होता है, आई थिंक, हाँ, ओके, या दिस वन। सबसे पहले हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इन बैकग्राउंड स्टडी करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमें केस में प्रेजेंट होती है, हमें उसको समझना चाहिए कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है। की थिंग्स जो भी हमें पता लग रहा है कि अच्छा की पॉइंटर ये सब डिस्कशन हो रहे हैं और ये हमें उस केस प्रॉब्लम में बताया गया है,
हाईलाइट दोस एंड देन अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव कि उस केस स्टडी में करना क्या है। सपोज एक केस स्टडी आपको डिमांड कर रही है कि आपको देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू सी कि, तो यू हैव टू सी कि कंपनी का प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, रेदर देन सीइंग कि अच्छा ओके कंपनी क्या क्या और कर सकती है। सो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, ask any clarifying questions to analyze the situation better, brainstorm, form hypothesis, see if there are any existing frameworks that can be applied। कोई भी आपको डाउट है केस स्टडी में, सो आपको जो इंटरव्यू होता है उसे पूछ लेना चाहिए कि ठीक है आपने केस स्टडी में बताया बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन, या फिर मुझे डाउट है, ठीक है आप मुझे ये चीज़ और बता दो। सो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एंड देन ब्रेनस्टॉर्म करना है आपको कि अच्छा ठीक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, बीच में आ गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनाऊं। देन हाइपोथेसिस हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक अपना प्रॉब्लम लेते हैं एंड हम वहाँ पे एक हाइपोथेसिस लगाते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है एंड हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इन 4 रीजन से हो रही हो, एंड देन हर एक रीजन को हम वे करके देखते हैं कि अच्छा ये रीजन था, इसमें सब ये चीज़ें इन्वॉल्व है, हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं। ये वाला रीजन में 3-4 चीज़ें आ रही तो क्या ये चीज़ें डायरेक्टली लिंक है, नहीं है, अच्छा चलो ये तो नहीं है, देन नेक्स्ट वाला ये लिंक है, नहीं है, तो इस टाइप से हम वो सब चीज़ें देखते हैं। एंड नेक्स्ट इफ देर आर एनी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स दैट कैन बी अप्लाइड, सो अब यह आगे हम बात करेंगे फ्रेमवर्क्स की कि कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो ये वाला फ्रेमवर्क इसमें काम करेगा। फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, देखो एक केस स्टडी में मल्टीपल फ्रेमवर्क्स लग सकते हैं, बट टू जस्ट कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पीड अप करने के लिए वी अप्लाई एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स कि हाँ यार अगर ये चीज़ हुआ है तो 5-6 रीजंस है ही जिनकी वजह से ये चीज़ हुई होगी। सपोज मान लो रोड पर दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, देयर आर टू कार्स विच हैव कोलाइडेड ऑन रोड, तो कुछ दो चीज़ें हो सकती हैं उनमें, पर 4-5 चीज़ें आप रीजंस हमेशा जनरलाइज कर सकते हो कि उनमें से शायद कोई ज़्यादा स्पीड में होगा, किसी ने सिग्नल जंप किया होगा, किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया होगा, या दोनों के दोनों अपने मोबाइल फोन्स में देख रहे होंगे, या ब्रेक्स नहीं अप्लाई हुए होंगे, कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा। तो ऐसे 4-5 हमारे पास जनरल स्टेटमेंट हैं जो हम लगा सकते हैं वहाँ पर, तो दैट आर कॉल्ड फ्रेमवर्क्स इन अ वेरी लेमन टर्म। देन नेक्स्ट में स्ट्रक्चर योर आंसर, इट शुड कैरी वैलिड आर्गूमेंट्स एंड देन प्रेजेंट इट। इसी का एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा। अब मैंने बोला कि ठीक है यार एक कार वाले की स्पीड ज़्यादा थी बट मुझे उसके लिए सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है, तो स्पीड ज़्यादा थी, बट स्पीड ज़्यादा थी तो क्या वो अपनी लेन में था, ऐसा तो नहीं कि सामने वाला अपोजिट लेन में आ रहा हो, समझे। तो आपको आंसर स्ट्रक्चर करना होगा, ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट हो गया उसके बाद स्पीड ज़्यादा ही थी, उसने स्पीड ज़्यादा की, देन सामने से उसको कोई कार आती नहीं दिखी, देन दे हैव अ हेड ऑन हेड कोलिजन और उसने हेड टू टेल कोलिजन किया। तो आपके पास वैलिड आर्गुमेंट्स होने चाहिए और आपको उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए, देन यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर। तो ये 3 मोटे मोटे अपने पास फंडे होते हैं किसी भी केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए। बेसिक अंडरस्टैंड करो केस स्टडी को कैसे अप्रोच कर रहे हो, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करो, हाइपोथेसिस ढूंढो, फ्रेमवर्क लगाओ एंड देन अराइव एट आंसर्स एंड कंक्लूजन्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर बात करी कि नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ हाउ बिजनेस रन, कि कोई भी बिजनेस कैसे चलता है। अब देखो बिजनेस में 4C होते हैं। कोई भी आप धंधा करते हो ना, कुछ भी आप एक नॉर्मल सी आपके पास शॉप भी है या फिर आप करोड़ों के अपना बिजनेस चला रहे हो, तो हमेशा आपको 4C होंगे बिजनेस के जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले कंपनी कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है या फिर सर्विस बेचती है। प्रोडक्ट्स मान लो कोई कार की कंपनी, यहाँ पे हम कार की कंपनी की बात करेंगे क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई कार की कंपनी है वो कार्स बेचती है, कोई अब जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस या फिर अपने इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती है और रेवेन्यू गेन करती है, ठीक है। अब हमें क्या है कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, अगर हमें कभी भी कोई केस स्टडी आ रही है और हम उसमें कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो कंपनी किस चीज़ की है, व्हाट आर द एरियाज इन विच दे ऑपरेट, व्हाट्स यूनिक, उनकी यूनिक उनका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। अब जैसे बहुत सारी कार कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में, महिंद्रा, टाटा एंड देन
BMW, ऑडी। तो BMW का एंड ऑडी का हमारे पास वैल्यू प्रपोजिशन है कि दे आर इन अ लग्जरी कार सेगमेंट, वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। टाटा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका प्राइसिंग सेक्टर। महिंद्रा का है दे आर फोकस्ड ऑन एसयूवीज ओनली। सो उनका सबका वैल्यू और यूनिक प्रपोजिशन क्या है। एंड देन नेक्स्ट इज हाउ इज देयर डिमांड सप्लाई। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड सप्लाई किया है। एंड देन व्हाट इज देयर वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होता है, वैल्यू चेन बहुत जगह काम में आएगा। वैल्यू चेन क्या होता है, आपने एक प्रोडक्ट लिया रॉ मटेरियल एंड आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, जैसे मान लो एक कार है, ऐसा तो नहीं ना कि कार ऐसी कैसी बन जाती है। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले स्टील लेते हो, आयरन लेते हो, उसको आप कट करते हो, फिर उससे आप फ्रेम बनाते हो। वो अलग पार्ट्स में वो अलग वर्कशॉप में जाता है। फिर आप उसके चेसिस रखते हो, बॉडी रखते हो, फिर ऊपर आप उसके प्लास्टिक बॉडी प्लास्टिक पार्ट्स लगाते हो, टायर्स लगाते हो, स्टीयरिंग लगाते हो। सो इसे बोलते हैं वैल्यू चेन। प्रोडक्ट एक रॉ स्टेज से लेके, अपना रॉ मटेरियल से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बना है, उस पूरे में। और कार बन गई, रोड पे चल रही है, उसके बाद वो कार खत्म हो गई 10-15 साल बाद। उस पूरे टाइम में वो आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ गया है, किस किस डिपार्टमेंट ने उसे डील किया है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, दे उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ी देर में। देन हाउ इज योर स्वॉट एनालिसिस, कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स हैं। स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब जो 5 फैक्टर हैं जो आपको एक कंपनी के बारे में पता होना चाहिए व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ केस। देन नेक्स्ट इज कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करता है, ठीक है, और कंपनी को रेवेन्यू देता है। अब कस्टमर के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। जैसे ये कार, ये कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। लेट्स सपोज इनका नाम क्या है, बबलू। सो हमारे बबलू भैया कार खरीदेंगे, यहाँ से कार परचेज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें होना चाहिए कि हु आर द कस्टमर्स। अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसके कस्टमर कौन है, और व्हाट आर द कस्टमर नीड्स। कि भाई बबलू भैया को हमारे कार चाहिए या नहीं चाहिए, यानी थार चाहिए, कोई और कार चाहिए। देन हाउ द कस्टमर्स बिहेव, हाउ मच, वेयर, व्हेन। उनका बिहेवियर क्या है, मतलब उनको इस टाइप सेगमेंट की कार चाहिए या फिर उन्हें किसी और सेगमेंट की कार चाहिए, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज वो लेना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, व्हाट इज देयर बिहेवियर। एंड देन व्हाट इज देयर स्पेंडिंग एबिलिटी, उनका स्पेंडिंग एबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें ये जो 4-5 पॉइंट यहाँ पर रखे इन पे हमें ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, बट हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी केस हमारा होगा उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे जो बुलेट्स हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। कंपनी को कुछ सामान बेचना है, कस्टमर को वो सामान बेचना है, खरीदना है सॉरी, बट वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या आ गया, कॉस्ट। क्या कि मान लो कंपनी बोल रही है कि भाई मैं तो ये कार दूंगी 1 लाख रुपए की, कस्टमर कह रहा है मुझे तो भाई 50,000 रुपए की चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉस्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कि प्रोडक्ट का बेसिक कॉस्ट क्या है, कंपनी को कितना प्रॉफिट चाहिए उस पे सब के सब एक्सपेंस निकालने के बाद, एंड व्हाट्स द प्राइस कस्टमर रेडी टू पे। सो ये 3-4 पॉइंट्स है जो हमें कॉस्ट के बारे में ध्यान रखने चाहिए। कि कंपनी ने क्या इन्वेस्ट करा है, कितना वो प्रॉफिट बनाना चाहती है, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, स्पेंडिंग एबिलिटी कितनी है उनकी। देन कंपटीशन। अब भैया यहाँ पे तो महिंद्रा ने बनाया, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, होंडई आ गई। होंडई हो टाटा, अनदर कंपनी दैट आल्सो प्रोवाइड्स द सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। समझे। तो बिजनेस में आपको कॉम्पिटिटर्स का भी अच्छे से ख्याल रखना है कि अच्छा चलो हमने सब बना दिया, बट कॉम्पिटिटर कौन है हमारा, कि वट विच कंपनीज आर ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर, एंड उनका स्वॉट एनालिसिस क्या है, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, कस्टमर परसेप्शन क्या है उनका, उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है। तो जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई हम बिजनेस वाली की स्टडीज डील करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ कोई भी बिजनेस 4 चीज़ों पर रन करता है, कंपनी, कस्टमर, कॉस्ट, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स या कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टेप नंबर 2, दैट इज अप्रोचिंग brainstorming hypothesis on frameworks, you need to ask 5 what and 1 h, what, when, why, who, where, how।
तो ये 5 चीज़ें दिमाग में नोट करना कि कोई भी केस स्टडी अप्रोच करो, हमेशा ये चीज़ आपको पूछनी है उस केस स्टडी में कि क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेमवर्क्स की। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है ना, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम. It breaks a business problem into the component parts that needs to be analyzed to identify the root cause of the problem and develop a solution. थोड़ा भारी हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करते हैं. What are frameworks? A structured way of thinking about a particular type of business problem. मान लो मैं कह रहा हूँ कि यार मेरी कंपनी के लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो मैं इसको कैसे स्ट्रक्चरली सोचूंगा, इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा. इट ब्रेक्स अ बिजनेस प्रॉब्लम इनटू द कंपोनेंट पार्ट्स दैट नीड टू बी एनालाइज्ड. अच्छा ठीक है, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग नहीं खरीद रहे, पहले खरीद रहे थे या पहले भी नहीं खरीद रहे थे? अगर पहले खरीद रहे थे तो कितना परसेंट डिक्रीज आया है? क्या कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है? क्या तुम्हारा प्राइस बहुत बढ़ गया, या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेन प्रॉब्लम को 3-4 सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दिया. एंड उसके बाद मैं हर एक जो मेरा हाइपोथेसिस है उसको मैं हर एक को प्रेशर टेस्ट करूंगा कि इट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम और नॉट. एंड इट इफ इट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, देन आई नीड टू डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. तो दीज आर फ्रेमवर्क्स, ए डिसीजन मेकिंग प्लान और सिस्टमिक वेज टू मेक अ डिसीजन. थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेके समझाता हूँ. अ, अभी देखो, जैसे मान लो गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि यार फार्मेसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें सिलेबस कम करना है और जो हमारी लर्निंग्स है उसको इफेक्टिव बनाना है. तो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि वो वाले सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट है एंड इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप वो देखोगे कि वो सब्जेक्ट्स जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं और उनका कुछ कुछ पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको फिल्टर आउट कर लोगे. फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनका आपको यूज़ ही नहीं होगा, उनको आप निकाल दोगे. फर्स्ट टाइम में मैंने ये कर लिया. सेकंड में मैं इनको फिर रैंक करूंगा कि अच्छा इसमें से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे सिलेबस कम करूंगा, ये चीज़ तो मेरी यहाँ बेनिफिशियल है. तो डिसीजन मेकिंग प्लान्स और सिस्टमिक वेज टू मेक अ डिसीजन. अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारी बच गई एसेंशियल बिजनेस नॉलेज में, वैल्यू चेन. A value chain is a series of consecutive steps that go into the creation of a finished product from its initial design to its arrival at a customer door. समझे मेरी बात? जो पहले बात हमने इससे पहले और इससे पहले वाली स्लाइड में बात की थी. Series of consecutive steps that go into the creation of a finished product from its initial design to its arrival at customer door. व्हीकल्स का एग्जांपल लेते हैं फिर से. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टील लिया, उसको स्टैम्प किया, उसको वेल्डिंग किया, फिर पेंट किया, ठीक है, देन उसको असेंबल किया. साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको पेंट भी कर रहे हैं. हम जो पार्ट्स हैं, कुछ हम पार्ट सप्लायर से ले रहे हैं, हम यहाँ पर जो उसका चेसिस है वो बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हम कहीं से ले रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं मेजर कंपोनेंट्स का, सब आया यहाँ से, यहाँ पे हमने असेंबल किया. असेंबल करने के बाद हमने इंस्पेक्शन किया और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया. तो ये सब स्टेप्स, यहाँ सर ये चीज़ आई, यहाँ से ये चीज़ आई, इन सब को हम बोलते हैं वैल्यू चेन. थोड़ा फार्मा के एंगल से समझेंगे तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. फार्मा की वैल्यू की चेन फार्मा वैल्यू चेन की बात करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड है. फार्मा वैल्यू चेन क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को, देखो मार्केट में जो भी ड्रग है ना आज, उसको बनाने के पीछे कितने कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स हैं. हम यहाँ ड्रग की वैल्यू चेन की बात करते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, रिसर्च एंड डिस्कवरी किया, हमने रिसर्च की, डेटा माइन किया टू आइडेंटिफाई ड्रग टारगेट्स, देन फिर हमने डिजीज का मैकेनिज्म समझा. देन फिर हमने कुछ उसमें से, जैसे हम बढ़ते हैं कि हमारे ड्रग कैसे हम डेवलप करते हैं, तो वही उसी को हम वैल्यू चेन बोलते हैं. कि अच्छा ठीक है, चलो हमारे मान लो हमने 1 लाख ड्रग कैंडिडेट्स अपने स्क्रीन किए, देन उसमें से हमारे पास 10,000 आए. फिर उसके बाद हमने उसको क्लिनिकल डेवलपमेंट में ले गए, जहाँ पे हमने क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करे, पेशेंट रिक्रूटमेंट किया, मॉनिटरिंग किया, उसके बायोमार्कर्स देखे डिजीज़ के. फिर हमने क्या किया, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल भी हमने उसको कर लिया. फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में ले गए, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने. डिमांड एंड सप्लाई प्लान की, उसका सप्लाई चेन देखा कि उसकी सप्लाई चेन कैसी है, कहाँ से हमें कौन सा उसका प्रोडक्ट लाना है, ये यहाँ से शिप करना है तो कैसे करेंगे.
लॉन्च एंड कमर्शियल होता है कि जिसमें आप देख रहे हो कि प्रेस्क्रिप्शन उसके कैसे रहेंगे, फिजिशियन डिसीजन सपोर्ट मतलब फिजिशियंस वहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे, देन जो भी आपके ड्रग ट्रीटमेंट जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, तो आप एडहेरेंस चेक कर रहे हो, पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो। तो ये है एक फार्मा वैल्यू चेन का एग्जांपल। अब नेक्स्ट बात आते हैं कि हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज। देखो, एक केस स्टडी के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें एक केस स्टडी को ऐसा पजल लेना है। पजल होता है ना, बहुत सारे आपके पास हैं, आपको क्या करना है एक पजल में, आपको राइट पीस फाइंड करना है। एंड देन थिंक एग्जॉस्टिवली, ऐसे नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम को एक तरीके से सोचा, आपने एक पीओवी लगाया अपना और आपने बोला मेरा तो सॉल्यूशन हो गया। थिंक 360 डिग्री, हमें 360 डिग्री अप्रोच लेनी है कि अच्छा अगर ये फैक्टर हो सकता है तो और कोई फैक्टर हो सकता है। मान लो मैं फेल हो गया मैंने कोई एग्जाम दिया और मैं फेल हो गया, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? या तो एग्जाम बहुत हार्ड हुआ होगा, ठीक है, या मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया होगा, या हो सकता है मैं किसी गलत सिलेबस का पढ़ गया, पता लगा मुझे एग्जाम मैथ्स का और मैं कुछ और पढ़ कर चला गया, तो ये भी रीजन हो सकते हैं। तो हमें यू हैव टू थिंक एग्जॉस्टिवली, देन नेक्स्ट इज क्लैरिफाई विद द इंटरव्यूअर, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर सकते हो कि अच्छा मैं इस वाले सॉल्यूशन के इस स्टेप पर हूँ, बट यहाँ पर मुझे एक फैक्टर और पूछना है आपसे कि इस कंपनी के पास ये था या नहीं था। रेवेन्यू वाली बात ले लो, जो हम रेवेन्यू वाली बात कर रहे थे कि ठीक है चलो आपका रेवेन्यू कम हुआ, तो रेवेन्यू कम हुआ आपका, तो क्यों हुआ?